आएगी उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इस क्रैश कोर्स में एक और लेक्चर ऐड करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, आप सबसे पहले इस लेक्चर को एक बार दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। तो एक बार शेयर कर दीजिए और आप कमेंट के माध्यम से ये बता दीजिए कि आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं। तो ओके लिख दीजिएगा ताकि मैं आज की क्लास को शुरू कर पाऊं। तो ठीक है, सबको आवाज प्रॉपरली आ रही है, आपके कमेंट के माध्यम से मैं जान भी पा रहा हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। अब हम प्रश्नावली 10.3 सदिश का तीसरा भाग यानी 10.3 प्रश्नावली को पढ़ने जा रहे हैं। 10.3 प्रश्नावली में सदिशों का गुणनफल आधारित प्रश्न है। तो अब 10.3 और 10.4 दो बची है सदिश में, सदिश बीजगणित में। मैं आपको बता दूं कि अब एक टॉपिक है सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये दो प्रकार का होता है। एक का नाम अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। दूसरा सदिशों के गुणा का प्रकार है जिसे सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। हम 10.3 में अदिश गुणनफल की चर्चा करेंगे, 10.4 में सदिश गुणनफल की चर्चा करेंगे। सदिश गुणनफल का थोड़ा सा इंट्रो तो यहां पर दूंगा, लेकिन अपन यहाँ अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट की विस्तार से चर्चा करके 10.3 के एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम 10.3 का ढोल धमाके के साथ स्वागत करते हैं। 10.3 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें दो लाइनें मोटिवेट करने के लिए दो लाइनें आपको कह रहा हूं कि सपने भाई किसके सच होते हैं किसके नहीं, उस पर कुछ मैंने लाइनें बनाई है कि वो लाइनें इस प्रकार है, सुनिए ध्यान से, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े हो, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े हो, मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े हो, जो जिद पर अड़े हो। अर्थात मंजिलें होने के लिए ख्वाब बड़ा होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ख्वाब बड़ा हो उससे कुछ नहीं होता। मंजिलें मिलने के लिए ख्वाबों का बड़ा होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ख्वाब बड़े हो, काम कुछ ना हो तो मंजिलें नहीं मिलती। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो उसको पाने के लिए जिद पर अड़े होते हैं कि हर हाल में मुझे पाना है उसको, अर्थात मंजिल को। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 10.3। तो मैं आपको बताऊं कि आज हम 10.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। 10.3 पहले मैं पूरे टॉपिक का नाम लिख देता हूं, वो है सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणन या गुणा, आई कैन राइट गुणन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ध्यान दें, दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। पहला होता है अदिश गुणनफल। इसका नाम अदिश क्यों पड़ा? अदिश गुणनफल, अदिश गुणन। इसको अपन बिंदु गुणन भी कहते हैं, बिंदु गुणन भी कहते हैं, बिंदु गुणन। अंग्रेजी में इसे स्केलर प्रोडक्ट और इसको एक ही नाम है बट इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दोनों एक ही बात है, कोई सा एक नाम लिख दीजिएगा। दूसरा जो गुणन होता है सदिशों का, वो होता है सदिश गुणन। सदिश गुणन इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या इसका चीज से लेना देना है तो मैं बताऊंगा। अदिश गुणन बिंदु गुणनफल हम 10.3 एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं और ये 10.4 एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। 10.3 बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट एंड 10.4 इज बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं, दोनों ही सदिशों के गुणा है। अदिश गुणनफल का यह मतलब नहीं है कि अदिश से गुणा है, सदिश दोनों ही सदिशों का गुणा है। किसी सदिश को अदिश राशि से गुणा करूं वो अलग बात है, अर्थात
जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2 से गुना करूं तो वो आई कैप जे कैप सभी 2 से गुना हो जाएगा, वो तो अदिश है। किसी वेक्टर को अदिश से गुना करना, जैसे ये वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब इधर 2 ए वेक्टर मतलब सदिश को अदिश राशि से गुना करना, अर्थात 2 से गुना होगा तो 2 आई कैप, जे भी 2 से गुना होगा तो 2 जे कैप, और ये 2 दूनी 4 के कैप, इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं 2 सदिशों को गुणा करें, तो यहां पर 2 सदिशों का गुणा है, अर्थात ए वेक्टर, और गुणा के लिए डॉट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉट का प्रयोग हम यहां करते हैं। इसका रिजल्ट 2 सदिशों के गुणा का रिजल्ट यदि अदिश राशि आ जाए, अदिश राशि आ जाए, कोई अदिश राशि, अदिश संख्या आ जाए, अदिश आ जाए, इसलिए इसको अदिश गुणन कहते हैं। कैसे? अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि 10.3 10.3 प्रश्नावली अपनी चल रही है। फिर सदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट, इसको क्या नाम पड़ा? 2 सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात गुणा एक सदिश राशि आए, एक सदिश आए, इसलिए इसका नाम सदिश गुणन है, और इन दोनों के बीच में क्रॉस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन, सदिश राशि अर्थात सदिश उत्तर देता है, इसलिए सदिश गुणन। ये 2 सदिश, देखो यहां पर भी अदिश नहीं है, दोनों सदिशों का गुणा होता है, डॉट प्रोडक्ट अदिश राशि उत्तर देता है, इसलिए इसका नाम अदिश गुणन पड़ा है। और ये सदिश राशि देता है, इसलिए इसका नाम सदिश गुणन पड़ा। ये तो अपन 10.4 में पढ़ेंगे, तो अभी चर्चा फिलहाल इसकी इतनी सी करते हैं, इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं। तो मैं 10.3 का मेन टॉपिक है अदिश गुणन, उसको यहां पर लिख देता हूं, ध्यान दें। अब जो अदिश गुणन है, यह अदिश गुणन, अदिश गुणन, अदिश गुणन या बिंदु गुणन, या बिंदु गुणन, या इसको कहा जाता है इन इंग्लिश वी कैन से स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और बिंदु गुणन को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात। तो आपको पूरा आप ध्यान से देखिए। तो ये टॉपिक होगा 10.3 का मेन टॉपिक। अब पहले तो मैं इसमें बता देता हूं कि कितने टाइप के सवाल होंगे, इसमें कितने टाइप के सवाल होंगे, और फिर अदिश गुणन पर डिटेल से अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसमें 3 टाइप के सवाल होंगे। टाइप 1 सवाल कोण पर आधारित प्रश्न होंगे, ये कोण पर आधारित प्रश्न होंगे, कोण पर आधारित प्रश्न होंगे। जब भी कोण निकालने की बात आती है, जब भी कोण निकालने की बात आती है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट का ज्यादा प्रयोग करना उचित रहता है। तो कोण पर आधारित प्रश्न, एंगल पर आधारित प्रश्न है, एंगल पर, एंगल पर। दूसरा टाइप 2 प्रश्न, टाइप 2 में आते हैं प्रक्षेप पर आधारित प्रश्न, प्रक्षेप पर आधारित प्रश्न अर्थात प्रोजेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाला हूं। प्रक्षेप अर्थात प्रोजेक्शन पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 कोण पर आधारित प्रश्न करेंगे, टाइप 2 प्रक्षेप पर आधारित प्रश्न करेंगे, और 10.3 के ही बता रहा हूं सारे। 10.3 में 3 टाइप के सवाल हैं। तो टाइप 3 प्रश्न होते हैं, टाइप 3 होते हैं कि इसके सूत्र है ना, जो यहां पर सिखाऊंगा अभी, उस सूत्र पर आधारित सरलीकरण है, अर्थात उस आधारित सरलीकरण वाले प्रश्न, सरलीकरण वाले प्रश्न। तो कहने का मतलब भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, या ऐसा सरलीकरण जिसमें उस फॉर्मूले का उपयोग होने वाला है, वो क्वेश्चन में करने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए आप, टाइप 1 एंगल पर आधारित है, और टाइप 2 प्रक्षेप पर आधारित है, टाइप 3 सूत्र पर आधारित है। जब भी प्रक्षेप और कोण के प्रश्न आए, तो आप सदिश गुणनफल के बारे में नहीं, अदिश गुणनफल के बारे में सोचिए, क्योंकि सदिश गुणन से भी थोड़ा एंगल कठिन से निकलता है। तो मैं उसके बारे में भी जब सदिश गुणन अर्थात 10.4 की चर्चा करेंगे तब मैं बता। अब आगे अपन इन अदिश गुणनफल को विस्तार से समझते हैं। देखिए, अदिश गुणनफल को मैं बड़े शिद्दत से समझाने की कोशिश करता हूं। आप एक बार पूरे सभी जो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, वो थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान पूरा यहां पर केंद्रित करें। देखिए, ध्यान दें, मैं आपको बताना चाहूं कि 2 जैसे सदिश में ले लेता हूं,
एक सदिश ए वेक्टर है और दूसरा सदिश बी वेक्टर है। इन दोनों सदिशों का मैं आपको अदिश गुणन बताता हूं। तो यहां पर दोनों सदिश है, तो दोनों सदिश का अदिश गुणनफल मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। सदिश को हमेशा ये तीर का निशान लगाया जाता है और सदिश से उसके परिमाण में या तो तीर का निशान लगाकर ये मॉड्यूलस लगा दो या फिर सीधा लिख दो ए बी कोस थीटा। इसका मतलब हुआ, इस ए का मतलब हुआ कि ये ए का परिमाण है, ए वेक्टर का परिमाण है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, दोनों ही ठीक बात है। इसी से यदि मैं कोस थीटा कैलकुलेट करना चाहूं, देखिए एक तो मेरा ये फॉर्मूला आ गया और इसी से मैं कोस थीटा कैलकुलेट करना चाहूं तो ध्यान दे, कोस थीटा निकालना, ये दोनों गुणा में उधर भाग में चले जाएंगे, यानी कोस थीटा का मान आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का परिमाण बटे बी का परिमाण। ये आ गया अपने कोस थीटा का फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये अपना जो मैंने बताया टाइप 3 प्रश्न ये सूत्र पर आधारित इस पर होंगे, ये टाइप 1 अर्थात एंगल वाले प्रश्न इस पर आधारित होंगे और प्रक्षेप को मैं सेपरेट से पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए इसके में जो अपना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसके डिफरेंट डिफरेंट केस लेता हूं। पहला केस लेता हूं, केस 1। मान लो थीटा 0 डिग्री है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आएगा ए बी और कोस थीटा यानी कोस 0 डिग्री, कोस जीरो यानी ए बी आ जाएगा, अर्थात दोनों का गुणा आ जाएगा। देखिए कोस 0 का मान 1 होता है, अर्थात दोनों के जो परिमाणों का गुणा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाता है। केस 2, मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य 90 डिग्री का कोण ले लेता हूं। 90 डिग्री यानी इसको लिख सकते हैं इन रेडियन π/2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में आ जाएगा ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी, वेक्टर लगा के मॉड्यूलस लगा दो या सीधा लिख दो, मैं सीधा लिख रहा हूं। अब कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 गुणा कुछ भी 0 आता है, अर्थात दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल है जो 0 होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शर्त है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें कुछ सवाल होते हैं कि 90 डिग्री अर्थात परस्पर लंबवत है तो लेम्डा का मान बताओ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत से पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है। और मैं जो फालतू एंगल वाली है वो चीज बता ही नहीं रहा हूं। केस 3 में है कि थीटा बराबर पाई आ जाए या इसको 180 डिग्री कहते हैं। यदि पाई या 180 डिग्री आ जाए, अर्थात यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या, ए बी कोस पाई का मान -1 होता है, यानी कोस 180 डिग्री जिसका मान -1 होता है, -1 गुणा ए बी। अब देखिए यहां पर 3 डिफरेंट केस आया, तीनों को बताऊं। यदि दो सदिशों के मध्य कोण 0 डिग्री हो, अर्थात ये ए वेक्टर है, इधर ही बी वेक्टर हो, या ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अर्थात ये आए, ऐसे भी आ सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर और ऐसे भी आ सकता है ए वेक्टर बी वेक्टर। दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान मैक्सिमम आएगा और वो दोनों परिमाणों के गुणा आएगा। यदि दो सदिश 90 डिग्री पर है, मान लो एक सदिश इधर है, एक सदिश इधर है, दोनों 90 डिग्री पर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 अर्थात 0 आएगा। केस 3 मैंने लिया है, यदि दो सदिश एक इधर जा रहा है और एक सदिश मान लो इधर जा रहा है, दोनों सदिशों के मध्य, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों सदिशों के मध्य यदि 180 डिग्री का कोण हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान अधिकतम तो होता है लेकिन माइनस में, अर्थात न्यूनतम कहते हैं। परिमाण तो ए बी है लेकिन वो माइनस अर्थात सबसे छोटा मान आता, ये सबसे बड़ा मान आता, ये 0 मान आता। और एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट केस 4 है, सुनिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें एंगल दिया भी है और बोला भी नहीं। कैसे? केस 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो वेक्टर समान वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, इसका मतलब है इसमें सदिशों के प्रकार
ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर वाला कंसेप्ट भी शामिल है, अर्थात इसका परिमाण शामिल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिशा और परिमाण दोनों शामिल है, अर्थात ए वेक्टर का मॉड्यूलस बराबर बी वेक्टर का मॉड्यूलस बी होगा, इससे इसका मतलब ए बराबर बी है साहब। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, इसका मतलब बी वेक्टर कुछ नहीं ए वेक्टर ही है, बराबर है, तो या तो यही ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख लो या बाद में लिख लेना, ये आता है ए बी कोस थीटा। अब देखो कोई भी दो सदिश बराबर होते हैं तो उनके परिमाण तो बराबर होते हैं, दिशा भी बराबर होती है, दिशा भी समान होती है, बराबर का मतलब दिशा समान होती है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री रख दीजिए। ए है, बी भी ए है, तो ए गुणा ए सही से लिख देता हूं, आपको ठीक दिख नहीं रहा होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं ए गुणा ए और कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, ए गुणा ए स्क्वायर आ गया और कोस 0 1 आ गया। अर्थात जब भी समान सदिश दे रखे हो तो उनका जब भी दो समान सदिश दे रखे हो तो दो चीजों का जो समान सदिश है उनका डॉट प्रोडक्ट उनका होल स्क्वायर अर्थात परिमाण का होल स्क्वायर आता है, इसका मतलब यही तो हुआ ए स्क्वायर या। तो आज के बाद ध्यान रखें, दो समान सदिशों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान उसके परिमाण का होल स्क्वायर उत्तर आएगा। तो यहां पर एक रिजल्ट मैं आपको स्पेशल केस बताना चाहूंगा, आप इसको देख सकते हैं और यदि आपको नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको एक बार फिर बाद में रिवीजन के तौर पर देखते हुए नोट्स लिख ले। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मैं और चीजें आपको समझाऊं कि अब इसका भी अपने काम नहीं रहा तो या थोड़ी देर के लिए रहने देता हूं। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊं, ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है विद्यार्थियों। देखिए इस इंपॉर्टेंट नोट के अंदर मैं आपको बताऊं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, के कैप डॉट के कैप क्या होगा, इन सबको मैं विस्तार से बताता हूं। देखिए यहां पर है दोनों समान सदिश है, जब भी दोनों सदिश समान सदिश होते हैं तो इनके परिमाण का होल स्क्वायर उत्तर आता है, सामने अभी कहा था, तो यानी आई कैप के परिमाण का होल स्क्वायर, आई कैप का परिमाण 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, अर्थात 1 उत्तर आएगा। यहां पर भी जे कैप का होल स्क्वायर, जे कैप का परिमाण 1 होता है, अतः इसका भी उत्तर 1, इसका भी उत्तर 1, अर्थात रिजल्ट ये हुआ आई कैप डॉट आई कैप का मान, जे कैप डॉट जे कैप का मान और के कैप डॉट के कैप का मान 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट 1 है, इंपॉर्टेंट नोट 1 है। और नोट 2 क्या है अब मैं बता देता हूं, आई कैप को यदि जे कैप से गुना करें या जे कैप को के कैप से गुना करें या के कैप को आई कैप से गुना करें या जे कैप को आई कैप से गुना करें या आई कैप को के कैप से गुना करें। देखो आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है और एक वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश जे कैप है, के कैप जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश है, सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब भी दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है तो उत्तर 0 आता है। अब सर आपने के क्रॉस आई भी 0 लिखा, आई क्रॉस के, क्या इसका फर्क नहीं पड़ता? तो मैं यहां बता देता हूं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, अर्थात ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बता इसमें जो मान आएगा वो तो एक अदिश राशि आएगा, तो उसमें दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी ए बी कोस थीटा, इसका बी ए कोस थीटा, यानी ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, एक ही बात है, अर्थात ये इसका उत्तर आया। कहने का मतलब ये हुआ जब भी आई कैप जे कैप के कैप के समान के डॉट प्रोडक्ट हो तो उत्तर 1 आएगा, और दोनों असमान हो और उत्तर 0 आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट उत्तर 0 आएगा यदि उसके कुछ गुणांक ना हो तब। अब देखिए, अब अपन इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आगे एंगल पर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि अदिश गुणनफल में अर्थात 10.3 में 3 टाइप के सवाल है, टाइप 1 कोण पर आधारित, टाइप 2 प्रक्षेप पर आधारित, प्रक्षेप के सवाल करेंगे तभी उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो कोण पर आधारित पहले प्रश्न है, तो हम कह देते हैं 10.3 के टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन कर रहा। अब थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चनों पर करेंगे, अर्थात ज्यादा क्वेश्चनों से ही थ्योरी को समझने पर ज्यादा फायदा होता है। कोण पर आधारित प्रश्न, कोण एंगल वाले प्रश्न, एंगल पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न, वी आर डूइंग
क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल। देखिए अब एनसीईआरटी में कुछ सवाल है तो आप एनसीईआरटी का उपयोग करें। अपनी एनसीईआरटी की 10.3 निकाल लीजिए। 10.3 का पहला सवाल पढ़िए। उसमें लिखा है कि दो सदिश हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर का परिमाण दिया √3 व 2। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण √3 और 2 दिया है। उसके साथ साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान √6 दिया है। तो ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करें। देखो क्या दिया मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ए वेक्टर का परिमाण √3 दिया है, बी वेक्टर का परिमाण आपको 2 दिया है और आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान √6 दिया है। आपको थीटा पूछा है, आपको कोण पूछा है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इज √3, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इज 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज √6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इनके मध्य ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात करना है। देखिए आंसर किस प्रकार से। हम ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि कोस थीटा का मान क्या। कोस थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण बटे बी वेक्टर का परिमाण। भाई थीटा पर आधारित प्रश्न है लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है, सेकंड फॉर्मूला बताया तो इनमें मान रख दो। कोस थीटा का मान आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान √6। यहां से अपन इसका मान √6 लिख दिया अपॉन ए का परिमाण का मान √3 है तो यहां से √3 लिख दिया। यहां पर ध्यान दे ये b का 2 है तो गुणे 2, ये गुणे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √2 और इसको लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई 2 है जैसे लिख दिया। देखो ये इससे कट गया। √2 अपॉन 2 कोस थीटा बराबर √2 का भाग 2 में 1/√2 टाइम्स जाता है। अब कोस थीटा का मान √2 कब आता है? थीटा बराबर π/4। ये रेडियन में या डिग्री में लिखूं तो 45 डिग्री पर ये मान आता है। अर्थात ये उत्तर हुआ। थीटा π/4 या 45 डिग्री पर ये सभी संतुष्ट इस कंडीशन को करता है। तो ये एनसीईआरटी का पहला सवाल आपके सामने मैं कर चुका हूं। अब आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद आप एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन अर्थात एनसीईआरटी का दूसरा सवाल देखें। ध्यान दे, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। आप एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी पढ़े। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दो सदिश हूं i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप तथा 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप के बीच कोण बताना है। अर्थात दो सदिश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी का 10.3 का दूसरा सवाल कहता है कि ए वेक्टर है, कोई दो वेक्टर दिए हैं, मैं उनको नाम ले लेता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 में ए वेक्टर दिया i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप और बी वेक्टर दिया है 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। ये दो वेक्टर दिया है, बोला इनके मध्य कोण ज्ञात करो। अब देखिए ये प्रश्न करने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरी और पढ़ाता हूं ताकि ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाए। तो मैं काम करता हूं, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी थ्योरी यहां पर पढ़ा देता हूं। तो ये क्वेश्चन यहां पढ़ा रहने दीजिए, मैं यहां पर कुछ थ्योरी पढ़ाना चाहता हूं। अतः हमने अदिश गुणनफल पढ़ा था, जी बिल्कुल पढ़ा था। हमने वो अदिश गुणनफल एक फॉर्मूला बेस्ड पढ़ा था। अब मैं उसी अदिश गुणनफल को घटकों के रूप में बताता हूं। मान लो माना कोई सदिश है, एक सदिश है, माना एक सदिश ए वेक्टर है a1i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप ऐसे हो, और बी वेक्टर है मान लो b1i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। भाई वो सूत्र तब लगाएं जब उनका परिमाण मालूम हो, अर्थात इसका परिमाण को परिमाण से गुना करें और उनके मध्य एंगल पता करें। ये जब भी प्रश्न, वो पहला प्रश्न अपन ने किया था, ए वेक्टर का परिमाण अभी √3, बी वेक्टर का परिमाण 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण का मान दिया हुआ था √6 या उसका मान दिया हुआ था √6, क्योंकि वो तो अदिश राशि होती है। अब ये घटकों के रूप में, मतलब i कैप j कैप k कैप के रूप में लिखा हो, इसे घटकों के रूप में कहते हैं। अब इसका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने के लिए ध्यान दे, सब बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं। देखिए इसका घटकों के रूप में करने के लिए इसको इससे गुना किया जाता है। अब देखो इसको पहले सभी तीनों से गुना किया जाता है। मान लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब लिखते हैं तो a1i कैप ए वेक्टर लिख दो पहले, a2 j कैप प्लस a3 k कैप, यही तो लिखा। ये ए वेक्टर हुआ, डॉट है तो डॉट लगा दीजिएगा,
फिर बी वेक्टर है तो b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप। अब देखिए गुणा करेंगे तो पहले इसको तीनों से गुणा करेंगे उनसे, तो उनसे इससे गुणा करेंगे तब तो कुछ वैल्यू आएगी, और बाकी से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आई कैप जे कैप से 90 डिग्री के कारण जीरो, आई कैप के कैप से 90 डिग्री के कारण जीरो, अर्थात आई कैप वाला ही कुछ वैल्यू देगा। अब इसको जब आई कैप से गुणा करेंगे तो जीरो, और इसको जब जे कैप से गुणा करेंगे तो कुछ मान देगा, और जे कैप को के कैप से गुणा करेंगे तो भी जीरो, अगेन 90 डिग्री, और के कैप को आई कैप से गुणा करेंगे तो भी 90 डिग्री जीरो, के कैप को जे कैप से करेंगे तो भी जीरो, और इसको उससे के कैप को के कैप से करेंगे तो कुछ वैल्यू देगा। कहने का मतलब ये हुआ हमें आई कैप के गुणा आई कैप से करना है, जे कैप को जे कैप से गुणा, और के कैप को के कैप चिन्ह के साथ, ये चिन्ह भी साथ में लेना है, और के कैप का गुणा के कैप से करना है, वही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किस प्रकार से निकालेंगे, a1 b1 a1 b1, समझ रहे हो बात को, फिर प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो ये डॉट प्रोडक्ट आपका हो गया है, ये डॉट प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट हो गया। मान लो कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा क्या हुआ करता था, कोस थीटा होता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए का परिमाण बटे बी का परिमाण। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ये आ चुका, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और बटे इसका परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण कितना, इसके आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर के योग अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और यहां पर और गुना में अंडर रूट में आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। भाई यहां पर इसका परिमाण लिख रहा हूं, यहां पर इसका परिमाण लिख रहा हूं, और ये a डॉट बी, कहने का मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब घटकों के रूप में हो तो आई कैप को आई कैप से गुणा, जे कैप को जे कैप से गुणा, के कैप को के कैप से गुणा। अब देखो कैसे, मैं भी आपको ये की यही चीज इस प्रश्न में अप्लाई करता हूं। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो इसमें थोड़ा कम समझ आया तो मैं ये की ये चीज अपन क्वेश्चनों में अप्लाई करता हूं। अभी देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी दिया है कि दो जो वेक्टर दिए हुए वो मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 10.3, दो वेक्टर दिए हुए ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के मध्य कोण निकालना है। ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य जो कोण थीटा है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, भाई एंगल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोस थीटा का सूत्र होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, अर्थात मुझे तीन चीजें निकालनी है, एक डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एक ए वेक्टर का परिमाण निकालना है, एक बी वेक्टर का, सभी निकाला जाए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहा हूं, तो देखिए ये निकालने के लिए क्या करें, आई कैप को आई कैप से गुणा करें। देखो 3 एकम 3, इसका एक है गुणांक, इसका 3 है तो 3 एकम 3 3, फिर प्लस माइनस कुछ ना लगाए, जो आए वही लगाए। देखो -2 जे कैप का है, -2 इस जे कैप का है, दोनों को गुणा करो, -2 गुणा -2 प्लस के 4। अब देखिए 3 गुणा +1 तो +3, तो प्लस आए तो प्लस लिखे, माइनस आए तो माइनस लिखे। आई कैप को आई कैप के साथ गुणा, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, यही है डॉट भी आता है। इसको जोड़े तो ये 10 आ गया है। अब ए का परिमाण किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका मॉड्यूलस निकालना है, और मॉड्यूलस तो हमको आता है, हमने 10.1 से पढ़ते आ रहे हैं। मॉड्यूलस निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, आई कैप का 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। जे कैप का गुणांक -2 है, -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, राइट इट। ये के कैप का जो गुणांक है वो 3 है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है। बस यहां गलती ना करें, -2 की जगह -4 ना लिखे, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर भी प्लस में हो जाता है, ये अंडर रूट 14 हो गए, है ना, जोड़ने पर ये 14 हो जाता है। बी वेक्टर का परिमाण इसी तरीके से निकालता हूं, तो वो भी अंडर रूट ऑफ, अब बी इसका लेने के लिए 3 का होल स्क्वायर 9, -2 का होल स्क्वायर 4 और उसका 1, अर्थात ये मैं लिख देता हूं, ये भी अंडर रूट 14 हो गए। अब देखिए कोस थीटा का मान, कोस थीटा अर्थात इसमें ये मान लिख देता हूं, दोनों ये मान पुट कर देता हूं। ए डॉट भी 10 आया, और ए वेक्टर का परिमाण अंडर रूट 14 आया, और उसका भी अंडर रूट 14 आया। इसको सरल करें तो 10 अपॉन अंडर रूट बटा यानी अंडर रूट से मुक्त हो जाता है, यानी 10/14, इसको काटा जाए तो 5/7। अब देखो कोस थीटा का मान आ गया 5/7। ऐसा कोई मान तो है नहीं जो हमें याद हो कि इसका मान भाई 5/7 होता। जब पता ना हो तो ये इस प्रकार से लिख दे, उत्तर थीटा बराबर कोस को उधर भेज दो तो कोस इनवर्स 5/7, ये उत्तर आ गया। वैसे उधर भेजा नहीं जाता,
दोनों तरफ cos इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन ये अल्टीमेटली उधर जाते टाइम cos इनवर्स ही होता है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों तरफ cos इनवर्स से गुना करने पे तो cos इनवर्स से cos कट के थीटा आ जाता है, वो एक ही बात है। और हम ऐसे कह दें कि उधर भेजकर इधर से cos जाता है, cos इनवर्स हो जाता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो थीटा का मान ये, दिस इज द फाइनल आंसर। हमारा यही उत्तर है कि थीटा होगा cos इनवर्स 5/7। मान लो किसी स्पेशल कोण का मान पता हो तो वो कोण लिख दें, बट 5/7 तो अपने को पता नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू तो 1/2, 3√3/2, 0, 1 ऐसी होती है। 1/√2 ये हमें पता नहीं, इसलिए हमने cos इनवर्स के रूप में लिख दिया। अगला प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें लेमडा का मान, वो परीक्षा में बहुत आता रहता है, वो प्रश्न जिसमें दो वेक्टरों के मध्य परपेंडिकुलर की शर्त दे रखी हो और लेमडा का मान पूछते हो, ये प्रश्न ज्यादा ही फेमस है परीक्षा के लिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े, उसमें लिखा है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर लिखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अर्थात पहले सबसे पहले मैं आपके ए वेक्टर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी का ए वेक्टर लिखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर बी वेक्टर दिया है, एक सी वेक्टर दिया है। तो ये तीनों मैं, आप पहले एक बार रीड कर लीजिए। ए वेक्टर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये तो ए वेक्टर का मान दिया। आगे बी वेक्टर पढ़े, बी वेक्टर में लिखा है कि -i कैप, बी वेक्टर में लिखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये बी वेक्टर का मान है। और सी वेक्टर का मान दिया है, सी वेक्टर का मान है 3i कैप प्लस j कैप, सी वेक्टर का मान है 3i कैप प्लस j कैप। ध्यान दें, फिर पूरे प्रश्न को पढ़ा जाए कि यदि ए वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, बी वेक्टर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है, सी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप है। इस प्रकार है कि एक ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ये कहा है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर एवं सी वेक्टर परस्पर लंबवत है। ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर एवं सी वेक्टर परस्पर लंबवत है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा का मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए आंसर, आप एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी अपने साथ रखें ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हियर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज गिवन कंडीशन इज ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी ये इतना इसके परपेंडिकुलर है, अर्थात बटा और ये दूसरा कोई चीज सी वेक्टर है, दोनों का आपस में 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है, ऐसे लिख दो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इसका पूरे का और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। उसके लिए सी वेक्टर तो मालूम है, पहले ये निकाला जाए। तो निकालें ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर हमें फाइंड करें। तो देखो ए वेक्टर तो डायरेक्ट लिख दो, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हमें क्या करना होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दे, लेमडा है तो लेमडा लगा दे, बी वेक्टर है तो यहाँ पर बी वेक्टर लिख दीजिए, यहां से -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, मैंने यहां पर ये लिख दिया। अब इसको सरल करें, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान क्या, देखिए लेमडा को अंदर भेज दीजिए, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस ब्रैकेट को तो मैंने हैजे से लिख दिया, इसको अंदर भेजते हैं तो माइनस लेमडा i कैप, अंदर भेजते हैं तो प्लस 2 लेमडा j कैप, अंदर भेजते हैं तो प्लस लेमडा k कैप। अब देखो जब भी दो सदिशों को जोड़ा जाता है तो i कैप में i कैप को जोड़ा जाता है, j कैप में j कैप को और k कैप में k कैप को। i कैप की एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है, दोनों को जोड़ो, 2 और माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा i कैप। फिर j कैप को j कैप के साथ जोड़ा जाए तो 2 लेमडा और 2 को जोड़े तो 2 प्लस 2 लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा j कैप। फिर k कैप की टर्म में k कैप को जोड़ा जाए, ये k कैप की टर्म है, इसको k कैप की टर्म में ही जोड़ा जाए तो देखिए 3 प्लस लेमडा k कैप, अर्थात k कैप i कैप j कैप मैंने कॉमन ले लिया। तो ये तो पहला वेक्टर आ गया, ये वाला। अब परपेंडिकुलर किसके है, सी वेक्टर का, तो लिख लो सी वेक्टर। तो 3i कैप प्लस j कैप है, k कैप तो है नहीं तो लिख सकता हूं 0 k कैप, कोई अतिशयोक्ति नहीं। अब देखिए दोनों परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेमडा बी वेक्टर, और वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होना चाहिए।
एक शर्त होती है, जब भी दो सदिश परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होना चाहिए। वो कंसेप्ट लगाता हूं, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट शून्य होना चाहिए। अब इसका डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्ट देखिए, आई कैप को गुणा आई कैप से करो गुणांक से, तो उत्तर आया 3 गुणा 2 माइनस लेमडा। देखिए जे कैप के गुणांक को जे कैप से गुणा, या एक है, एक को 2 + 2 लेमडा से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लेमडा गुणा एक को तो क्या ही लिखूं, और 0 गुणा कुछ भी 0 अर्थात ये आएगा। अब इसको ओपन कर दें, 3 दूनी 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 + 2 लेमडा। अब देखिए यहां पर देखो लेमडा का मान सरल कर दें तो ये 8 आ गया, माइनस 3 लेमडा प्लस के 2 लेमडा माइनस लेमडा बराबर 0। अब ये लेमडा दुख पा रहा है इधर, जब भी दुख पाता है तो पक्षांतरण कर दो, अर्थात 8 बराबर लेमडा आ गया, या लेमडा बराबर 8 लिख सकते हैं, अर्थात लेमडा का मान 8 आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अर्थात जो दो सदिशों के मध्य परपेंडिकुलर की कंडीशन देकर लेमडा के मान पूछते हैं वो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ये कोण वाला बहुत ही शानदार किस्म का क्वेश्चन है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े आप एनसीईआरटी का 10.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े, वो भी कोण पर आधारित प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े आप एनसीईआरटी का, क्या लिखा है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, एक त्रिभुज है एबीसी जिनके शीर्ष दिए गए हैं 1,2,3, फिर -1,0,0 और 0,1,2। अब एक त्रिभुज है, ये क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 10.3 का 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए 1,2,3 है, एक बी दिया है -1,0,0, एक शीर्ष दिया है सी। ये तीन शीर्ष दिए गए हैं और पूछा है कि कोण एबीसी बताओ, कोण एबीसी बताओ, कोण एबीसी का मान क्या होगा। ध्यान दें यहां पर ए वेक्टर का मान दिया था 1,2,3, बी वेक्टर का मान दिया है -1,0,0 और सी वेक्टर का मान दिया है 0,1,2। तो सी वेक्टर का मान है 0,1,2 और इसका मान पूछा। मान लो मैं त्रिभुज ऐसे बना देता हूं, लो साहब ए है, बी है, सी है, आंसर लिख रहा हूं आंसर। एबीसी कोण का मान पूछना मतलब बी कोण को पूछना। ये छोटी क्लासों में हम पढ़ते हैं कि बीच में जो लिखा है उसका मान, अर्थात ए बी सी, अर्थात ये कोण पूछ रहा है, थीटा मान लेता हूं। अब यूं बताओ ये कोण निकालना है तो मुझे ये बीसी पता होनी चाहिए, अर्थात बीसी वेक्टर और बीए वेक्टर, क्योंकि ए पता है मुझे 1,2,3, बी पता है मुझे -1,0,0, सी पता है मुझे 0,1,2। तो मैं यहां पर ये कह दूं कि थीटा जो क्या है बीए वेक्टर और वह बीसी वेक्टर के मध्य का कोण है, कोई अतिशयोक्ति है क्या। थीटा बीए वेक्टर व बीसी वेक्टर के मध्य का कोण है, मध्य का कोण है। और अब वेक्टर का कंसेप्ट निकाल लो। पहले बीए वेक्टर लिखूं तो सही। बीए वेक्टर निकालने के लिए दो बिंदु के मध्य सदिश अर्थात ओए वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर, तो डायरेक्ट निकाल दूं मैं बीए वेक्टर में। इसमें से ये घटाना है 1 - (-1) 2 i कैप, 2 - 0 2 j कैप और 3 - 0 3 k कैप। ये तो आ गया अपना बीए वेक्टर। ऐसे ही मैं निकाल लूं बीसी वेक्टर, क्योंकि बीसी वेक्टर ही चाहिए तो इसका स्थिति सदिश माइनस इसका, तो सीधा ही पॉइंट घटा लेता हूं। 0 - (-1) प्लस 1 i कैप यानी i कैप, 1 - 0 1 j कैप, 2 - 0 2 k कैप। तो ये मैंने सदिश निकाल लिए हैं। अब मुझे चाहिए क्या, इनका परिमाण और डॉट प्रोडक्ट, अर्थात कोस थीटा का मान होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह जो दिया है वो लिख दो, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर बटे दोनों का परिमाण, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का परिमाण। कोई दिक्कत है क्या, मान रखें कोस थीटा बराबर बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट करें तो देखो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1। तो देखो 2 एकम 2, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, 2 एकम 2 2, तो हो गया 2 + 2 और इसको देखो 3 दूनी 6 तो +6 बटे बीए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करूं तो बीए वेक्टर का परिमाण होता है √, देखिए बीए वेक्टर का परिमाण मतलब इसका होल स्क्वायर 4, इसका भी 4, इसका 9, 4 4 + 4 + 9 √। इसका आगे देखें 1 1 और इसका होल स्क्वायर 4,
तो 1 + 1 + 4 सरल करें तो cos थीटा का मान ऊपर तो आ गया 10 और ये आ गया आपके देखें तो 17 √17 और ये √6 इनको गुना करें तो cos थीटा का मान आ जाता है यहाँ पर 10/√102 102 और थीटा का मान पता करूं तो cos को उधर भेज दो क्योंकि ये मान तो हमें पता नहीं तो थीटा का मान आता है cos इनवर्स 10/√102 ये मान आता है थीटा का और अपने को थीटा अर्थात एबीसी निकालना है यही वो कोण है कोण एबीसी जिसका मान आता है cos इनवर्स √102। अब अपन यहां पर कोण के प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं। देखिए मैं बताऊं अपन अदिश गुणनफल पढ़ रहे हैं 10.3 में टाइप 1 कोण वाले प्रश्न थे जिन्हें अब और भी 1-2 प्रश्न है जैसे मान लो कोई सिद्ध करने को दे दे कि मान लो 2 वेक्टर दिए हैं बताइए कि परस्पर लंबवत है क्या तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल निकाल लीजिएगा 0 आए तो वो परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है नहीं तो नहीं है। एक और बात मान लो वो दिए 2 सदिश लंबवत है और उसमें एक में कोई लेमडा म्यू कोई मान दे दिया उसका मान निकालिए तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर रख दो और लेमडा या म्यू दे उसको डॉट प्रोडक्ट में साथ में एंटरटेन करते रहिए और जैसे ही हो जाता लेमडा या म्यू का जो मान आ जाता वही उत्तर होगा। ये लेमडा वाले प्रश्न थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर मैंने कोण पर कुछ वेक्टर वाले प्रश्न किए इस प्रकार के। अब मैं कोण ये टाइप 1 यहां पर खत्म करता हूं और टाइप 2 अर्थात प्रक्षेप की बात करता हूं। दोस्तों देखिए ध्यान दें प्रक्षेप वाले प्रश्नों में आगे मैं प्रक्षेप की बात करता हूं तो 10.3 का टाइप अगले में बढ़ जाता हूं प्रक्षेप वाले प्रश्न। देखिए तो पहले प्रक्षेप थोड़ा पढ़ाऊंगा भी डिटेल से और फिर ध्यान दें। टाइप 2 10.3 के 3 टाइप के सवाल हैं टाइप 1 कोण वाले टाइप 2 प्रक्षेप वाले टाइप 3 फॉर्मूले बेस्ड पे कुछ सिंप्लीफिकेशन। तो मैं टाइप 2 अर्थात प्रक्षेप वाले प्रश्नों पर बढ़ रहा हूं। देखिए हेडिंग क्या है प्रक्षेप 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 अंग्रेजी में प्रोजेक्शन कहते हैं प्रोजेक्शन कहते हैं प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन। पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें सीधी सिखाता हूं। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं जिसका होता है और जिस पर होता है। देखो मैं कह दूं इस मार्कर का इस डस्टर पर प्रक्षेप जोर बेचारे किस पर लग रहा है मार्कर का जोर लग रहा है डस्टर पर अर्थात ये डस्टर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है अर्थात बेचारे इसका केप होगा और ये तो मस्त नाच रहा है अर्थात इसका तो वेक्टर अर्थात इसका उत्तर आएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप। जिस पर होता है उस पर डॉट लगा दीजिए। ए वेक्टर का तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पर अंग्रेजी में लिखा है ऑन प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ऑन लिखा है उस पर कैप लगा दीजिए। ऑफ ए वेक्टर मतलब राजी रहे ऑन लिखा है या पर लिखा है अंग्रेजी में ऑन लिखा है ऑन बी वेक्टर तो इस पर कैप लगा दीजिए। आगे देखो सिंप्लीफाई करो इसको तो ये ऐसे आता है ए वेक्टर डॉट बी कैप को लिख सकते हैं बी वेक्टर अपॉन बी का परिमाण तो बी का परिमाण कोई दिक्कत आई क्या तो इसका मतलब ये उत्तर आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी का परिमाण। ये बी कैप मतलब इसके नीचे भी लिख सकते हैं बात एक ही है। देखो एक स्टेप और करके बता देता हूं मैं कह रहा हूं ये इसके नीचे ऐसे बी का परिमाण ये बी कैप हुआ और पूरे के साथ लिख दे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण। आगे और सरल करूं तो देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर होता क्या ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा बटे बी वेक्टर का परिमाण। देखिए ये कट गया बी वेक्टर के परिमाण से आया क्या ए वेक्टर का परिमाण कोस थीटा। ए वेक्टर के परिमाण को मान लो मैं ए लिख दूं भाई वेक्टर हटा दिया तो परिमाण को या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो ए कोस थीटा आया। तो अब देखिए ए कोस थीटा अब मान लो कल को थीटा 90 डिग्री होगा तो प्रोजेक्शन तो 0 हो जाएगा 3π/2 होगा तो प्रोजेक्शन तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ए का बी पर है तो मान लो इसके मध्य थीटा 0 डिग्री हो जाए तो प्रोजेक्शन सेम दिशा में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यहां पर चित्र से मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान लो ये बी वेक्टर है मान लो ये ए वेक्टर है। अब कह रहा है ये दोनों के बीच में थीटा कोण है। मान लो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन ये होता है कि बी वेक्टर पर ये प्रोजेक्शन ये हो गया ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन। बी वेक्टर तो ये पूरा है बी वेक्टर तो भाई ये पूरा है। देखिए बी वेक्टर जा रहा है ये बी वेक्टर है ये ए वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर का यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं बी वेक्टर पर तो ये इतना सारा आया ये प्रोजेक्शन कहलाता है।
ये प्रोजेक्शन कहलाता है। और ये 90 डिग्री है। आपको पता है कि ये प्रोजेक्शन को मान लो मैं कुछ लिख दूं, जो प्रक्षेप है, मान लो ये प्रक्षेप, तो प्रक्षेप एक दूरी होती है जो सदैव धनात्मक होती है। तो अब देखो मैं कोस थीटा का मान लिखूं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कर्ण इज ए वेक्टर, तो कर्ण तो ए वेक्टर है, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण, यहाँ पर प्रक्षेप दूरी है तो इसका भी परिमाण लूं मैं, तो इसका परिमाण होता है ए, वो मान लिख दूं, ये भुजा की लंबाई तो वही होगी, ये तो सदिश है लेकिन उसका परिमाण तो लिया जाएगा, अर्थात इसका परिमाण ए लिख दूं या ए वेक्टर पर मॉड्यूलस, और ये प्रक्षेप है तो आएगा जो अपना आधार यानी प्रक्षेप बटा कर्ण अर्थात ए गुणा कर दो, तो प्रक्षेप का मान क्या आया, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। और देख लीजिए यहां पर भी तो ए कोस थीटा आ रहा है, यानी अच्छी तरह से बताया। अब देख लो, मान लो 0 डिग्री कोण का मतलब होता है बी वेक्टर इधर है और ए वेक्टर भी इधर है। अब इसका प्रक्षेप भाई दोनों ए की दिशा में, तो जितना ए होगा उतना ही तो प्रक्षेप हो जाएगा। मान लो इतनी दूर है तो पूरा का पूरा ही तो प्रक्षेप हो गया, अर्थात जब भी ए वेक्टर का ए वेक्टर पर ही प्रक्षेप पूछे, खुद का खुद पर ही प्रक्षेप पूछे, तो उतना ही आएगा उसके मॉड्यूलस जितना, अर्थात ए। और ऐसे भी देखा जा सकता है दोनों के बीच में कोस डिग्री 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है, कोस 0 1 होता था तो वो खुद ही। और यदि ए वेक्टर का उसके बी वेक्टर पर जब प्रक्षेप जब थीटा 2 हो, या तो थीटा 90 डिग्री हो, या 90 मतलब π/2 हो, या 3π/2 अर्थात 270 डिग्री हो, अर्थात विषम π/2 हो, तो उसका मान cos 0 अर्थात 0 आ जाता प्रक्षेप। और यदि पाई कोण हो तो माइनस आ जाता। जैसे मैं पूछ लूं कि ए बी वेक्टर का बी ए वेक्टर पर प्रक्षेप, अर्थात दोनों के बीच में कोण कितना, पाई, पाई लिखो cos पाई -1 अर्थात प्रक्षेप माइनस वो जो भी जिसका ए बी वेक्टर का माइनस ए बी वेक्टर। इस प्रकार से कहने का अर्थ ये हुआ, प्रक्षेप में आप बस इतनी से ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं, बाकी मैंने समझाया आपको, तो इतना ही कंसेप्ट ध्यान होते हैं आपका उत्तर आ जाएगा। लो, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो जिस पर प्रक्षेप है उस पर केप लगा दो, बेचारे को जोर उसी पे पड़ रहा है, अर्थात इतना सब बस याद कर लो, बाकी सब मैंने समझाया है, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझ आई ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का इसी से बन जाएगा, ध्यान दे। तो कहने का मतलब ये मैंने प्रक्षेप के बारे में थोड़ी डिटेल दी है, अब इससे ही प्रश्न बन जाएगा, अर्थात इसको मैं यहां रख लेता हूं, आपने कहा मास्टर जी इसी से प्रश्न बन जाएगा, तो आप इसको यहां रख लो ताकि हमें काम आ सके, है ना। तो ये ओन अंग्रेजी में लिखा था और तो पर हिंदी में। अब ध्यान दे, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े, सदिश आई कैप प्लस जे कैप, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप प्लस जे कैप पर, देखो पर क्या है, ये क्या प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन 3 है, लिखा है सदिश सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप बताओ, का प्रक्षेप लिखो या बताओ जो भी है। लो, सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप बताओ। इसका मतलब मान लो मैंने ऐसे मान लिया, ए वेक्टर मान लिया है आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर मान लिया है, बी वेक्टर मान लिया आई कैप माइनस जे कैप, कैसे ही मान लो, माना मैंने नाम दे दिया। अब बताओ पर कौन है, ये पर है भाई, इसका कैप आएगा, इसका कैप आएगा, और मान लो कैप वाले को दूसरा भी मान लो तो कोई बात नहीं, पहला कोई फर्क नहीं पड़ता, का ये का है तो इस पर नहीं आएगा, इस पर केप आएगा बेचारे का। तो प्रक्षेप ध्यान दूं तो प्रक्षेप होगा ए डॉट बी, तो अब देखो एक पर वेक्टर आएगा एक पर केप आएगा, ए डॉट बी लिख दो। अब देखो पर किस पर है, ये तो ए वेक्टर पर केप आएगा और ये इस पर वेक्टर आएगा। अब इसको सरल कर ले, सरल करेंगे तो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और एक केप को बी वेक्टर को तो हेजे से लिख दिया, डॉट को भी हेजे से, ए केप को ए वेक्टर बटा ए का परिमाण ऐसे लिख दे बस। अब ध्यान दें, ए डॉट बी ज्ञात कर ले, ए डॉट बी कितना, आई कैप के गुणांक को आई कैप एक एकम 1 माइनस जे कैप के गुणांक को जे कैप से गुणा -1 बटे ए का परिमाण कितना, ए का होल स्क्वायर एक √2 आ गया, 0.2 यानी 0। अब प्रक्षेप 0 आ गया, इसका मतलब क्या, इन दोनों के मध्य कोण 0 है, अर्थात इन दोनों के मध्य कोण 0 है, तभी तो प्रक्षेप 0 आ गया। कोण दोनों के मध्य 90 डिग्री है, 0 नहीं, दोनों के मध्य ये मान 0 आ गया है,
कोण 90 डिग्री है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री है। क्योंकि कोण देखने के लिए आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, और जब भी 90 डिग्री कोण हो, π/2 कोण हो, तो ये शर्त आ जाती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0। और घटकों के रूप में देखें तो a1 और दूसरे की b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इसका मान 0 आ जाए। ये घटकों के रूप में लंबवत होने की शर्त है, और ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में अर्थात उस वेक्टर को प्रोडक्ट के रूप में दिखाएं तो वो शर्त है, और ये कंपोनेंट्स फॉर्म की शर्त है। तो यहाँ देखिए कंपोनेंट वाले लिखेंगे ये गुना ये गुना ये, डॉट लगाएंगे बात वही है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, अर्थात ए डॉट बी देखो 0 आ गया, ए डॉट बी 0 होते लंबवत है, तो लंबवत का प्रक्षेप तो मैंने बताया था 0 होता, तो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। अब प्रक्षेप का एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब मैं इसको अभी ये प्रश्न कराने के बाद ही मिटाऊंगा ताकि ये उपयोग होता रहे। तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी इन एक्सरसाइज 10.3 10.3 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। लिखा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का, आई कैप प्लस 3j कैप, आई कैप प्लस 3j कैप, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का इसका सदिश है, ये सदिश आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का किस पर प्रक्षेप है? ध्यान से पढ़े किताब में लिखा है 7i कैप माइनस j कैप, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप बताओ। तो देखो वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप ऑफ इसका। कहने का मतलब माना मैं ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को मान लेता हूं, माना ए वेक्टर का मान i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर उसको मान लेता हूं तो बी वेक्टर का मान हो गया 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, और मुझे एक का परिमाण चाहिए, जिसका चाहिए उसी वक्त निकाल लूंगा, या चाहो तो दोनों का निकाल कर रख लो। अब देखिए प्रक्षेप चाहिए इसका उस पर प्रक्षेप, तो पर किस पर है बताइए? पर 7 वाले पर है, 7i कैप माइनस अर्थात इस पर है, अर्थात बी कैप पर है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप है, अर्थात पर किस पर है? बी पर। तो ए वेक्टर ए और बी डॉट प्रोडक्ट, एक पर वेक्टर लगाना एक पर कैप लगाना, ए वेक्टर का वेक्टर पर बेचारे बी वेक्टर पर बी कैप, अर्थात उत्तर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे बी का परिमाण। ये कैप को मैंने वेक्टर और परिमाण में परिवर्तित कर लिया है यूनिट वेक्टर अर्थात इकाई सदिश वाले फॉर्मूले से। अब ए डॉट बी ज्ञात करें, डायरेक्ट निकाल लेता हूं, 1 × 7 7, और यहां देखिए -1 जे का गुणांक या 3, -1 × 3 -3, और यहाँ 7 को 8 से गुणा करना है क्योंकि कैप के गुणांक को कैप से किया जाता है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं कर रहा हूं। 56 ये 56 आ गया अपॉन बी वेक्टर का परिमाण चाहिए, तो बी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर ये है अर्थात इसका परिमाण निकालना है, तो 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस, अब यहां पर -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, यहां -1 ना लिखें, 8 का होल स्क्वायर 64। अब देखिए इसका मतलब ये प्रक्षेप कितना आया? प्रक्षेप आया, इसको मैं जोड़ लूं तो यहाँ 60 हो गए, और अपॉन अंडर रूट ऑफ इसको जोड़ लूं तो देखिए 50 60 110 114 114, ये हो गया प्रक्षेप। तो यही फाइनल आंसर है आपका। कभी कभी प्रक्षेप ऋणात्मक आ जाता है तो अपने को मोड लेकर लिख दे कि प्रक्षेप एक दूरी होती है, वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः उसे धनात्मक बनाकर लिख दें। अब दोस्तों हम 2 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, कोण पर आधारित प्रश्न भी कर चुके हैं और प्रक्षेप पर आधारित प्रश्न भी कर चुके हैं। अब हम लास्ट टाइप अर्थात 10.3 का टाइप 3 लास्ट टाइप के सवाल करने वाले हैं। उस टाइप में सिर्फ सरलीकरण के प्रश्न है जिसमें फॉर्मूलों का ए डॉट बी के सूत्र का उपयोग हो रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो हम करते हैं इस प्रकार से। तो अब मैं ये प्रक्षेप को भी रिमूव कर देता हूं, ये टाइप 3 है, कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल है बाय यूज ऑफ अदिश गुणनफल के सूत्र के अनुप्रयोग। अर्थात तीसरा है सरलीकरण है, कुछ सरलीकरण है
किसके द्वारा? बाई फॉर्मूला, भाई सूत्र से सरलीकरण करना था, सूत्र के कुछ अनुप्रयोग हो रहे हैं। कैसे? जैसे क्वेश्चन देखें आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 10.3 का प्रश्नावली 10.3 का 6वां प्रश्न पढ़े। लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 8 है। लिखा है यदि, क्वेश्चन नंबर आप पढ़े 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े। लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दिया है 8। इसके अलावा ये भी दिया है कि ए वेक्टर का परिमाण है ना वो 8 और बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। तो बताएं ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 8 है, ए वेक्टर बराबर 8 बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आंसर इसको सरल करते हैं। तो देखो इसको सरल करेंगे, वो जरूरत होगी तो पुट कर देंगे। देखिए इसको कैसे सरल करते हैं, यहां भी 2 पद है, यहां भी 2 पद है, तो गुणा ऐसे किया जाता है। पहले ए वेक्टर को दोनों से गुणा करो, तो ए वेक्टर डॉट दोनों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का तो काम हो चुका, राजी हुआ। अब प्लस प्लस, अब बी वेक्टर, अब डॉट, अब ये दोनों इससे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8। कोई तकलीफ तो नहीं। अब देखिए इसको गुना इससे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस का चिन्ह। यहां देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर देखो बी वेक्टर यार बीच में डॉट है और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 8। अब ध्यान दें ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर होता है दो समान सदिशों का डॉट प्रोडक्ट उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को उल्टा भी लिखा जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो उल्टा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8 हो गया। अब ध्यान दें ये इससे कट गया है, आया क्या, ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर प्लस माइनस है, यहां पर ये माइनस है, माइनस बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8। अब देखिए अब वो मान रखें भाई ए वेक्टर के परिमाण बी वेक्टर के परिमाण में वो संबंध है, तो ए वेक्टर के परिमाण की जगह ये लिख दें, तो 8 बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। देखो मैंने एक ही जगह 8 बी का परिमाण लिखा है, स्क्वायर करें तो यह आता है 64, 64, 8 का होल स्क्वायर 64, ये बी के परिमाण का होल स्क्वायर और आगे आ गया माइनस बी स्क्वायर, बी के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8, घटाया तो 63 आ गया, 63 बी के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 8। सरल करें तो बी के आगे यहां पर सरल कर देता हूं मैं, बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर करें तो आ जाता 8/63। अब इसको कैसे लिखते हैं, मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं। देखो 4 गुना 2 लिख सकते हैं 8 को, और इसको 9 into 7 लिख सकते हैं। अब इसका अंडर रूट करें बी के परिमाण का, अर्थात इसका अंडर रूट करें तो अंडर रूट में 8/63 है, लेकिन मैं इसको टुकड़ों में तोड़ दूंगा ताकि मुझे वर्गमूल करने में आसानी रहेगी। अब देखो बी वेक्टर का परिमाण का मान आया 4 का 2 होता, 9 का 3 होता है, तो ये तो बाहर ले लिया, और 2/7 का कुछ होता नहीं, तो आप ऐसे ही लिख दो 2/3 अंडर रूट 2/7। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2/3 √2/√7, ऐसे भी लिख दो, दोनों एक ही बात हुई। तो ये इस प्रकार से लिखा गया। ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का परिमाण होता है, देखो जैसे प्रश्न में दिया है ए वेक्टर का परिमाण होता है 8 ऑफ बी वेक्टर का परिमाण। अब 8 से गुना कर दो, बी वेक्टर का परिमाण ये रहा, तो 2/3 अंडर रूट 2/7, गुणा करें तो 8 दूनी 16, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण का मान आया 16/3 अंडर रूट 2/7। इसको भी अलग अलग लिखा जा सकता है और बाकी यही उत्तर है। तो यह आपके बी वेक्टर के परिमाण का उत्तर, यह आपके ए वेक्टर के परिमाण का उत्तर। इस प्रकार से हम एक प्रश्न को सरल किया है। ये फॉर्मूले का देखो उपयोग हुआ है, ये गुणा करना, वितरण नियम कहते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इन अदिश गुणनफल इन स्केलर प्रोडक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात वितरण का नियम लग रहा है। अब देखिए आगे एक और प्रश्न है, वो एनसीईआरटी का आप 7वां क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एनसीईआरटी की 10.3 प्रश्नावली का आप 7वां प्रश्न पढ़े।
मैं लगभग प्रश्न को कवर करते हुए चल रहा हूं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। देखो 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b, अगला प्रश्न है 3a माइनस 5b और 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसका गुना का उत्तर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 3a माइनस 5b 2a प्लस 7b 2a प्लस 7b का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें तो सिर्फ गुना करना है। इस बार देखो गुना, पहले 3a वेक्टर लिख देता हूं, अब इसको गुना डॉट प्रोडक्ट ऑफ पूरे के साथ करें, 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। अब 3a 13 तो काम हो चुका, ठीक है, फिर माइनस माइनस, अब 5b वेक्टर को पूरे के साथ गुना करें, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। कोई तकलीफ हुई? अब देखिए गुना करें, 3 2 जा 6 और ये a डॉट a है तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर लिख देता हूं लो कोष्टक में। फिर इसको इससे गुना करें तो 7 3 21, ये तो बाहर लिख दूं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर, कोई समस्या नहीं। अब इसको गुना करें, माइनस 5 दूनी 10 और b वेक्टर डॉट a वेक्टर है, मैं इसको लिख देता हूं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि b वेक्टर डॉट a वेक्टर लिखूं या a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखूं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो एक स्टेप मैंने कम की है, माइनस 5 7 35 35 और b वेक्टर यानी b वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। अब देखिए उत्तर आ गया 6a वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पर b वेक्टर डॉट b वेक्टर को मैंने सीधा लिख दिया, अगली लाइन में लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ इस बार जैसे a वेक्टर को अब लिख रहा हूं तो उसको भी अब लिख देता हूं, b वेक्टर डॉट b वेक्टर आया लो। तो इसको खुद का खुद के सापेक्ष उसके वर्ग का 21 में से 21 भाटा माइनस 10 भाटा 11 भाटा अर्थात 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस 35 b के परिमाण का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। तो ये आपका फाइनल उत्तर है, तो आप इस पर देखकर राजी रहे। अब देखें, इतना करने के बाद एनसीईआरटी का आप 8वां क्वेश्चन पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 7वां प्रश्न मैंने पूरा कराया है। अब आप एनसीईआरटी का 8वां सवाल पढ़ें, 1-2 सवाल और बचे हैं, 1-2 सवाल और ले लेते हैं 10.3 में, फिर हम 10.3 को खत्म करने वाले हैं। तो 8वां सवाल क्या लिखा है एनसीईआरटी का? लिखा है दो सदिश जिनके परिमाण ज्ञात कीजिए, दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है। दो वेक्टर दिए हैं जिनके परिमाण ज्ञात करना, उनके परिमाण समान है, ठीक है। इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, अदिश गुणनफल आधा है। तो दो सदिश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो वेक्टर दिए हैं ए वेक्टर व बी वेक्टर, उनका परिमाण समान है। बोला ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण समान है, एक तो ये बोला क्वेश्चन में, एक ये बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आधा है, और एक ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच में कोण, ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण 60 डिग्री है, बीच का कोण π/3 यानी 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। देखिए इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज हाफ and angle between a vector and b vector is π/3, we can say 60 डिग्री। यहां पर यदि दो सदिश परिमाण में समान है, उनका अदिश गुणनफल आधा है, दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण है, ये 8वां प्रश्न कहता है। तो बोलो कि वो परिमाण ज्ञात करो, उनका ज्ञात करता हूं। देखो मान लेता हूं, माना ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर के परिमाण को मैं आज से k लिख देता हूं। भाई के छोटा है, हरदम कौन ये तीन चीजें करे, ए लगाओ वेक्टर लगाओ मोड लगाओ, आधी जिंदगी इसी में चली जाएगी, क्या आसान है, लिख देता हूं। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता क्या है, होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा, यही तो होता है। मान रख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना, आधा, तो आधा बराबर का चिन्ह, ए वेक्टर का परिमाण के गुणा बी वेक्टर का परिमाण के गुणा कोस 60 डिग्री, 60 डिग्री कोस 60 डिग्री मान रखें 1/2 के गुना के स्क्वायर और कोस 60 आधा, आधा से आधा कट गया यानी के स्क्वायर का मान 1 आ गया। अब के का मान प्लस माइनस 1 आता है, लेकिन -1 यहां ले नहीं सकते, अर्थात ये माइनस हम ले नहीं सकते, ये सिर्फ प्लस ही लेंगे, अर्थात के का मान ओनली +1 आएगा। क्यों? -1 इक्वेशन से तो हमेशा +-1 आएगा, ये नहीं ले रहे हैं क्योंकि परिमाण सदैव धनात्मक होता है, परिमाण होता है वो धनात्मक होता है, अर्थात 1, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण प्रश्न का समान है, और मैं कहता हूं उसका परिमाण 1 आएगा, अर्थात वो मात्रक सदिश है दोनों।
मात्रक सदिश वो सदिश होते हैं जिनके परिमाण 1 होते हैं। और प्रश्न को इस प्रकार अपना फाइनल आंसर है 1। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप एनसीईआरटी का 10.3 को लास्ट प्रश्न हम करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 9। तो एक बार 9वां प्रश्न आप पढ़ लीजिए, फिर अपन 10.3 को क्लोज करेंगे। देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक मात्रक सदिश दे दिया ए वेक्टर। मात्रक सदिश का क्या मतलब, उसका परिमाण कितना, बताओ कमेंट के माध्यम से। मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है बताएं, देखो जरा क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। तो मात्रक सदिश का परिमाण 1, जिसने भी 1 लिखा है वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, नहीं लिखा वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना, दूसरी चीजों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। तो 9वां क्वेश्चन लिखा है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है तो एक्स वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी का 9वां प्रश्न कहता है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मान 12 दिया है, और ये भी दिया है कि ये ए वेक्टर है ना, ये मात्रक सदिश है। ए वेक्टर मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, ए वेक्टर मात्रक सदिश है, सदिश है। तो x का मान, तो x के ये ज्ञात करना है, प्रश्न में दिया है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 12 दे रखा है। ए वेक्टर के बारे में जानकारी दी है कि वो मात्रक सदिश है, तो एक्स वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, जब भी मात्रक सदिश है, ए वेक्टर दिया है मात्रक सदिश, इसका मतलब ये है कि उसका परिमाण का मान 1 है। राजी, अब देखिए, अब मैं इसका उपयोग करता हूं, ये एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इट इज गिवन इज 12। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, मतलब हमको वितरण के नियम का पालन करना है। एक्स से गुणा करता हूं, एक्स वेक्टर से पहले गुणा करता हूं एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर को, इसका काम हो चुका, फिर माइनस का चिन्ह, फिर ए वेक्टर को दोनों से गुणा कर लेता हूं, वो है एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखिए अब आ गया इक्वल्स टू 12। देखिए अब मैं इससे गुणा करता हूं तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर इसको इससे गुणा करता हूं तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस इसको गुणा करो, वो है ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, और इसको गुणा करें तो माइनस ए वेक्टर डॉट ये माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। सही लिखें, ये है एक्स वेक्टर के समान दो सदिश है, उनका डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण का होल स्क्वायर होता है, ये इससे कट जाएगा। देखो सर उल्टा है सर, कोई बात नहीं, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर ही होते हैं, तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो फालतू इसको पलट कर एक स्टेप क्यों लिखूं, इतना समय कहाँ है। और ये देखो माइनस ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 12। अब देखो ए वेक्टर का परिमाण 1 है, तो एक्स वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है बराबर 12। ये इधर माइनस में है, उधर पक्षांतरण कर देता हूं, तो एक्स वेक्टर के होल स्क्वायर का मान हो गया 12 प्लस 1 13। मुझे एक्स का परिमाण निकालना है, तो वो है दोनों तरफ वर्गमूल कर देता हूं, तो ये तो अंडररूट, इधर तो स्क्वायर हट गया है, इधर अंडररूट लग जाएगा 13। अगेन यहां पर प्लस माइनस इसलिए नहीं आ रहा, ये इक्वेशन है बाटा स्क्वायर बराबर कोई संख्या, तो प्लस माइनस रूट बाटा आती है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस में माइनस का प्रयोग नहीं किया, ओनली प्लस लिया, क्योंकि ये एक परिमाण को प्रदर्शित करता है। किसी भी सदिश का परिमाण धनात्मक संख्या होती है, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो प्रक्षेप हो, चाहे वो परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड हो, ये धनात्मक नंबर ही आते हैं, इसलिए इनका उत्तर ऋणात्मक हो तो धनात्मक कर दें। तो इस प्रकार से अपनी 10.3 खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। कमेंट में आप हमें फीडबैक अवश्य दें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और अगली क्लास के लिए हम एनर्जी बिल्डअप कर सके। और कल हम फिर इसी वक्त शाम को 8 बजे से 9 बजे गणित का एक और लेक्चर लेकर आने वाले हैं। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जिंदा रहे तो फिर कल 8 से 9 बजे के बीच मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।